तो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू इन्थ्यूज बैच। तो आज बेसिकली क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड उसको हम ऑफिशियली खत्म कर देंगे। इसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको डीपीपी सॉल्व करने हैं, डीएसए जिसको हम कहते हैं, और उसके साथ साथ पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। और जो भी पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो वो आप डाउट पूछ सकते हैं। कल मैंने स्पेशल डाउट क्लास रखी है आप सबके लिए, सो डैट कि मतलब मेनली क्या होता है कि मैंने पढ़ा दिया, लास्ट में आपसे पूछा, थोड़ा सा लैग है अभी, हमारी अपडेट आने वाली है ऐप की, तो उसमें पता नहीं लग पाता कि आप क्या चीज़ पूछ रहे हैं। बिल्कुल लास्ट में आप पूछते हैं और मेरे पास मॉड्यूल भी नहीं रहते हैं, मतलब जो मैं पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ। तो मेरे पास जो डीएस है वो मैंने आपके साथ सर्च मतलब शेयर कर दिया, वो मेरे कंप्यूटर में है, मतलब मेरे पास नहीं है अभी। तो कल हम आएंगे डीएसए के साथ, तो डीएसए के जो डाउट्स रहेंगे उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पढ़ाई में डाउट आ रहे हैं उसको भी, और अदर देन दैट जो भी डाउट रहेंगे उसको भी हम कल लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज की बेसिकली इस क्लास में गॉस लॉ की हमें एप्लीकेशन देखनी है, कुछ हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का कंटेंट हमारे पास ये रहेगा, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट हम एक बार फिर से देखेंगे, कैसे इस सॉलिड एंगल को यूज किया जाता है। जेई मेंस एंड एडवांस के कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एंड इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता लगेगा कि अप्रोच क्या रखी जाती है। और अप्रोच मैंने आपको पहले भी बता रखी है, मल्टीपल टाइम्स में रीइटरेट कर रहा हूं कि फिजिक्स में देखिए अप्रोचेस की अगर बात करें, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चंस जाएंगे, बट अप्रोच हमेशा वहां पर आपके पास बनी रहेगी। और अप्रोच हमारे पास क्या है, अप्रोच आपके पास ये है कि आपको कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उसकी पिक्चर नहीं देखनी होती, आपको क्वेश्चन में पिक्सल्स देखने हैं, यानी कि क्वेश्चंस को आपको तोड़ तोड़ के देखना है। तो वो कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा जरूरी है। फिर एक चीज मैंने आपको और बता रखी है भाई, मैंने आपको अप्रोच बताई है इस चैप्टर में, एक अप्रोच मैंने आपको बताई थी रेन अप्रोच, आई होप कि रेन अप्रोच भी आपको याद होगी। और तीसरी चीज मैंने ग्राफ के लिए आपको बोला था कि इफ यू डू नॉट हैव एनी प्लान सर्च फॉर द एक्सट्रीम एंड। तो एक्सट्रीम एंड हमारा क्या है, प्लान होता है कि आप एक्सट्रीम एंड पर ढूंढिए, ये आपका प्लान है बेसिकली। कोई प्लान नहीं है तो यही हमारा प्लान है कि एक्सट्रीम एंड्स पर हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, एंड में क्या हो रहा है, और बीच में कैसे हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं, यही देखना होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपने पहले भी शायद अगर कभी पढ़ा हो, तो ये क्वेश्चन हर कोई करवाता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिसे मैं कहता हूं, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या होता है कि मतलब जो एक पैरामीटर सेट कर देता है कि हाँ ये चीज आपको आनी चाहिए, और इस चीज को यूज करके आप फर्दर क्वेश्चंस कर सकते हैं जो हमारे पास जेई एडवांस में आए हुए हैं। क्या स्टार्ट करें? देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं। यहां पर क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्या रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है, हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ए, और इधर हमारे पास क्या है, एक डिस्क है। तो ये हमारे पास एक डिस्क है जिसकी रेडियस हमारे पास डिस्क की है आर, ठीक है। इस डिस्क की जो रेडियस है वो हमारे पास आर है। आपको बताना है कि ये जो चार्ज यहां पे रखा है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस डिस्क पर कितना आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ये जो पॉइंट चार्ज हमारे पास है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस डिस्क पर कितना फ्लक्स आएगा ये निकालना है। यानी कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। आप जानते हैं कि भाई ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी। मैं पॉजिटिव रेफरेंस हम क्या मान के चलते हैं, हमेशा पॉजिटिव मान के चलते हैं, तो पॉजिटिव ही हमने माना है इसको कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास आ रही होंगी। और आपको निकालना है कि ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आ रही हैं तो कितना फ्लक्स यहाँ पर आ जाएगा, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास आउट हो जाएगी, कैसे हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, कैसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली काम हमारा ये है। तो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से हमारी जो अप्रोच रहती है। देखिए अप्रोच चेंज नहीं होगी, क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे। मैंने जैसे कहा ये तीन अप्रोचेस हैं, जिन तीन अप्रोचेस का हम यूज करेंगे, और इस तीन अप्रोचेस के साथ ही हम इस क्वेश्चन में क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। कुछ लिखा नहीं 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 नहीं, अरे इतना आसान होता तो फिर कैसे काम ही चल जाता। हमारे पास नहीं, इतना नहीं है, इसको हम एक वो बना के चलेंगे, ठीक है प्रवीण। देखिए अब हमें पिक्चर और पिक्सल वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज है, और इस चार्ज की वजह से मुझे एक, मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है। और डिस्क जो हमारे पास है रेडियस आर की, इस पर क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है कि फ्लक्स कितना आएगा। मैंने इसी आर, ये जो रेडियस हमारे पास है, इसमें क्या करा, एक स्ट्रिप ले लिया है। यहां पर हमने क्या करा, एक स्ट्रिप ले लिया। स्ट्रिप समझते हैं भाई, जैसे टायर
आपकी टायर की रिम होती है, रिम के ऊपर हम टायर को लगा देते हैं, है ना। अगर आप मान लीजिए कि टायर में तो वैसे हवा और वो सब चीजें रहती हैं कि रबड़ का एक टायर भी रहता है, फिर उसके अंदर हवा भी रहती है ना। पर अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि बस आप मान लीजिए कि आपने एक रबर ही लगा दी है, ठीक है, एक रबर ही लगा दी है। तो टायर, जब साइकिल का टायर होता है तो कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा पंचर लगने लग जाता है, तो वो एक एक रबड़ की लेयर लगा देता है, या फिर कोई कपड़ा बांध देते हैं रिम पे, ताकि जल्दी जल्दी पंचर ना हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक छोटी सी जो ग्रीन वाली आपको दिख रही है, या मैं अंदर ले लेता हूँ बाहर ले लेता हूँ, मतलब बात एक ही है। यहाँ से मैं इसको आर को हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको आर लिया है, ठीक है। ये रेडियस हमारे पास आर है। मैं इसी सर्कल के अंदर क्या ले रहा हूं, एक स्ट्रिप ले रहा हूं, एक छोटी सी हम एक स्ट्रिप ले रहे हैं, ठीक है। पूरे सरकमफ्रेंस के अराउंड हमने एक स्ट्रिप ले लिया। अच्छा, इस स्ट्रिप का एरिया हमारे पास ds है। ये जो छोटी सी स्ट्रिप हमने ली है, इसका एरिया मैंने मान लिया कि ds हमारे पास एरिया। अच्छा, ये अगर डिस्क है तो इसका हमें पता है कि कोई भी अगर एरिया रहता है तो उसकी डायरेक्शन कहां होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो अगर ये डिस्क है, ठीक है, डिस्क कैसी होगी, मैं आपके लिए देखिए सब चीज लेके आता हूं भाई डिस्क आपके पास कुछ ऐसी होगी, है ना। तो डिस्क अगर हमारे पास ऐसी है, इसका मैं छोटा सा सरफेस एरिया ले रहा हूं, ऐसे अंदर की तरफ मैंने ऐसे छोटा सा एरिया ले लिया, और इसके परपेंडिकुलर ही हमारे पास क्या होगी भाई, डायरेक्शन होगी। तो ये डिस्क है। एरिया वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो एरिया वेक्टर आपके पास कहां आएगा भाई, इस तरफ एरिया वेक्टर आपके पास आ जाएगा ds। मैं बिल्कुल कोने पर अगर जाऊंगा तो इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहां पर हमारे पास कुछ फ्लक्स ऐसे जारी होगी। अभी मैंने यहां पर क्या किया, एक, अगर ये डिस्क है, ध्यान देना, अगर मेरे पास एक पॉइंट इधर है, अगर ये डिस्क है और हमारे पास क्या है, एक पॉइंट इधर है, ठीक है, और मैं हर एक चीज को जोड़ूंगा, जैसे ऊपर वाले ये यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैं इसको पूरा करके भी दिखाता हूं, बट अभी आप समझ सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स अगर एक पॉइंट पे जुड़ेंगे तो क्या एक कोन नहीं बनाएगा। अब मैं बहुत सारी पेंसिल्स लेके आनी पड़ेगी, है ना। तो एक हमारे पास क्या बनाएगा, कोन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, कौन बनेगा, अरे बताइए भैया, बताइए कौन बनेगा कि नहीं बनेगा। हमारे पास पेन्स रखे हुए हैं इसके लिए, बनेगा। बट आई होप की चीज समझ में आ गई होगी कौन हमारे पास बनना है। ठीक, फिर भी मैं एक बार दिखाई देता हूं। जैसे मैंने इतने सारे पेन लेके आ गया भाई, एक पेन इधर लगाया, हाँ, एक पेन इधर लगाया, एक पेन इधर लगाया, है ना, ताकि शेप पता लग जाए आपको कि हाँ कोनिकल शेप तो सर आएगी। और एक हमारे पास यहाँ आएगा। तो ये हमारे पास, हाँ पता लग गया, ठीक है, यस, यही तो बस फील करवाना था कि हमारे पास क्या होगा, यहां से जो ऐसी चीजें चल रही हैं तो हमारे पास क्या बना रहा होगा, एक कोन बना रहा होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस तरीके से हमारे पास एक कोन बन जाएगा। और ये एक कोन है, और कोन का मैं एक एंगल ले रहा हूं कि कोन का छोटा सा सेमी, जैसे कोन पूरा का पूरा अगर मेरे पास ऐसे शेप बन रही है कोन की, ठीक है, कोन तो हमारे पास ऐसा रहता है ना, सॉलिड एंगल होता है कोन में। तो मैं एक बीच वाला एंगल लेके चल रहा हूं। अगर मैं इसको 2D प्लेन में लेके चलूंगा तो मेरे पास जो एंगल होगा वो थीटा एंगल है। अगर ये थीटा है, ये सरफेस परपेंडिकुलरली ऐसे जा रहा है, मेरे पास ये ऐसे है, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। तो ये वाले कंपोनेंट को मैं दूसरी तरफ भेज सकता हूं, तो मेरे पास ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट डी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है भाई। इस चार्ज की वजह पे, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट को मैंने पी मान लिया, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, और एक छोटा सा एरिया भी है यहां पे, उस एरिया की वजह से फ्लक्स भी होगा। तो मैं उसी छोटे वाले इस एट पॉइंट पी मैं बात कर रहा हूं, तो एट पॉइंट पी की अगर मैं बात करूं तो छोटा सा फ्लक्स मेरे पास डी फाई आएगा। वो क्या होगा, मेरे पास डी फाई की बात कर रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से, और जो मेरे पास वहां पे एरिया है डी एस कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई, ये यहां से लेकर यहां तक कितना है, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ए है, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये डिस्टेंस हमारे पास आर है। और इसको मैं मान लेता हूं कि आर मेरे पास ये स्मॉल आर हो गया। इस स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, इस स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास रहेगी अंडर रूट, पाइथागोरस लगानी है, 90 डिग्री आपके पास होगा, तो ये आ रहेगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मतलब मैं इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू डिवाइडेड बाय इसी का आर का स्क्वायर हो जाएगा। दो चीजें आ गई, ठीक है।
अब एक चीज और है, ये जो सरफेस एरिया है, एक बार इस सरफेस एरिया को भी निकाल लेते हैं कि एरिया कितना हमारे पास होगा। भाई ये जो छोटा सा सरफेस एरिया हमारे पास है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगी हमारे पास 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस में ले रखा है। और इसके अलावा जो छोटा सा मैंने ये जो छोटा सा एक स्ट्रिप ली है, भाई इसकी भी तो कुछ ना कुछ रेडियस होगी, तो इसकी जो रेडियस हमारे पास है वो डी आर है। तो डॉट मैं यहां पे लगा दूंगा डी आर। ठीक है, ये मेरे पास सरफेस एरिया होगा, डॉट डी आर। तो ये मेरे पास क्या है, सरफेस एरिया है। बस सारी वैल्यूज यहां पे रखिए, मैं वैल्यूज यहां पे रख रहा हूं के क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, मैंने आर यहां पे लिख रखा है क्या है, इनटू डीएस की अगर मैं बात करूं, डीएस मेरे पास ये है 2 पाई आर डॉट डी आर। और कॉस थीटा की अगर हम बात करें, कॉस थीटा आपको यहां पे निकालना है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ए डिवाइड बाय आर हमारे पास आ गया। ठीक है जी, ओके। अब देखिए इस के की वैल्यू भी मैं डाल देता हूं। भाई के की वैल्यू आपके पास होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को क्यू ही रहने दो। ये जो आर स्क्वायर यहां पर है और आर स्क्वायर यहां पर है, ये आर क्यूब हो जाएगा। और आपके पास आपको पता है ये आर तो ये है, तो मैं इसको लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया, आर स्क्वायर और ये आर था, आर क्यूब हो गया। और फिर इसके बाद ये अंडर रूट हमारे पास आ रहा है, क्योंकि ये खुद ही अंडर रूट था। ठीक है, तो ये आपके पास आया, और आपके पास ये ए है, इस ए को भी इधर चिपका दो, इनटू 2 पाई आर डी आर। ये 2 पाई से इसको कट करो, 2 आ जाएगा यहां पे। ठीक है, ओके। तो आपके पास एक डी फाई की वैल्यू आ गई है, एक आपके पास डी फाई की वैल्यू यहां पर आ गई है कि डी फाई जो है आपके पास, डी फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्यू ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू आर डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई है। फाइन, यहां तक की बातें क्लियर हैं प्रवीण? ठीक है, चलिए अब यहां तक का हमारे पास काम हो गया। हमें क्या करना है, ये डी फाई जो हमने निकाला है, हमने यहां पर जो डी फाई निकाल दिया कि हमारे पास आया क्यू ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, यही था। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। बट मुझे क्या निकालना है, मुझे तो पूरे का पूरा, भाई पूरे का पूरा फ्लक्स निकालना पड़ेगा ना। तो पूरे का पूरा अगर फ्लक्स निकालेंगे, इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं, तो पूरे का पूरा फ्लक्स निकालने के लिए हमें इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसी छोटे वाले को। तो अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास कहां से कहां तक का इंटीग्रेट करना है भाई, 0 से आर तक। 0 से आर तक कि आपने वो जो पॉइंट लिया है वो 0 से आर तक हमारे पास चल रहा है। तो अब ये वैल्यू तो कांस्टेंट है भाई, क्यू ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, बस इसी को इंटीग्रेट करना है आपको, आर डी आर को डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 को। ये इतना खतरनाक सा डेरिवेशन, मतलब इतना खतरनाक, भाई इतना खतरनाक इंटीग्रेशन आ गया है। कैसे करेंगे इस खतरनाक इंटीग्रेशन को, देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल समझना इसको, अपने एक सांस ले लो लंबी सी, और फिर देखना कि खतरनाक इंटीग्रेशन कैसे होती है। भाई आपके पास है आर डॉट डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर आ रही है 3/2। ठीक है, अगर मैं पुट करता हूं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एक्स मान लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने यहां पे कर दिया लेट, ये मेरे पास ये है, इसको डिफरेंशिएट करो। देखिए डिफरेंशिएट के लिए मैं इसको मान के चलूंगा कि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। आपके पास यहां पे आपके क्वेश्चन में क्या चीज चेंज हो रही है, रेडियस चेंज हो रही है। आपने जो स्ट्रिप ली है वो स्ट्रिप धीरे 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 नीचे आती रहेगी, या स्ट्रिप धीरे 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 ऊपर जाती रहेगी।
स्ट्रिप हम वो चीज लेते हैं कि जिसको हमने लिया है और उसको अगर मैं पूरा पूरा जोड़ दूं तो मेरे पास पूरा काम हो जाए, बस वही स्ट्रिप है। ठीक है, तो अब ये मेरे पास अगर है तो मैं अब देखिए यहां पे अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं, ऑन डिफरेंशिएटिंग तो मेरे पास आएगा 2r डॉट डी आर इज इक्वल्स टू dx, ये आएगा। और यहां से r डॉट डी आर तो आप लिख सकते हैं dx/2, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल सर। तो ठीक है भाई, यहां से देखो अब आपको इंटीग्रेशन किसका करना था, अब आपको इंटीग्रेशन जो करना है वो आपको इंटीग्रेशन करना है r डॉट डी आर का। r डॉट डी आर को लिख दो dx/2, और ये आपके पास कितना है, ये आपके पास है x की पावर 3/2। अब तो काफी आसान है भाई, 1/2 को तो बाहर ही निकाल दो कि 1/2 तो आपका बाहर ही हो गया, और इसकी इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो आपके पास आ गया x की पावर -3/2 डॉट dx। और इसको इंटीग्रेशन करना है तो आपके पास क्या रहेगा भाई, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, एक पावर को बढ़ाते हैं, एक पावर को बढ़ाते हैं -3/2 + 1, और एक पावर को नीचे वो जो पावर हमने बढ़ाई है वो रख देंगे, तो -3/2 यानी कि 0.15, 1.5, 1.5 में से 1 को माइनस कर रहे 1/2 आपके पास आएगा, 1/2 ऊपर चला जाएगा, आपके पास -1/x पे पावर, मतलब ये √x आ जाएगा, -√x आ रहा है ये, जल्दी बताइए क्या आपके पास ये वैल्यू आएगी -√x। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इसको आप अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और इसी को हमने x को क्या माना था, x को हमने माना था हमारे पास r² + x²। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आनी चाहिए। देखिए मैं यही वैल्यू इंटीग्रेशन जो मैंने यहां पे लिखी है, कॉन्सेप्ट जो हमने इंटीग्रेशन का यूज किया वो यहां पर है, और इसी को जब आप इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो फाई की वैल्यू आपके पास आएगी qa/2ε0, 0 से r तक आप चल रहे थे। ठीक है, ये आपके पास आएगी यहां पे 0 से r तक ही आपको चलना है। वैल्यू आपके पास आएगी भाई -1 अंडर रूट में r² + a², ये आएगी। आर को आर ही तो हमारे पास वेरिएबल था, एक बार आर को आपको डाल देना है आर ही, है ना। वेरिएबल क्या था हमारे पास ये भी ध्यान रखना है आपको, तो भाई वेरिएबल किसके लिए कर रहे थे, आर के लिए कर रहे थे, तो आर की वैल्यू ही आपको डालनी है। तो एक बार आर डालेंगे तो आर ही यही आ जाएगा, सेम टू सेम ही रहेगा, और 0 डालेंगे तो आपके पास ये कितना आएगा, -1/a आएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये QA / 2ε0 मेरे पास आ जाएगा 1/a -1/√r² + a², ये आएगा। और इसको थोड़ा सा और सजा धजा के अगर आप लिखेंगे तो ये a को अंदर भेज दो तो आपके पास आएगा Q/2ε0 1 - a/√r² + a²। ठीक है, और ये तो ये भी आपको याद करके रखना है, और इसी को और थोड़ा सा सजा धजा के अगर आप लिखेंगे तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू Q/2ε0 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा, ये भी आप यहां पर लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आई? अब ये जो बिल्कुल मतलब इतना प्यारा सा रिलेशनशिप है, मैं इसको कहता हूं कि ये आपको याद करके रखना है कि आपके पास आता क्या है भाई, Q/2ε0 1 - cos थीटा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर आपके पास आया है ना, मैं यहीं पर लिख देता हूं, क्योंकि देखिए जब रिवाइज करते हैं तो आपके पास जो आएगा, मैं यहां पे लिख दिया कि आपके पास जो फाई आएगा वो कितना रहता है भाई, Q/2ε0 1 - cos थीटा। cos थीटा आपके पास क्या है, cos थीटा याद है, ये थीटा था, हाफ एंगल जो हमने लिया था, है ना। और cos थीटा की वैल्यू आपके पास कैसे निकलेगी, cos थीटा ये आपके पास बेस है, ये आपके पास r है, और इसकी वैल्यू अगर हम बताएं तो ये हमारे पास r² + a² है, राइट। यही हमने रखे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन है बेस क्वेश्चन, इस बेस क्वेश्चन को यूज करके मैं बहुत सारी चीजें कराऊंगा। काफी मैंने टाइम लेके इस क्वेश्चन को करवाया है। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में इसको बहुत बच्चे नहीं समझ पाते, हमने तो क्लास में देखा है
ना, इतने सालों से पढ़ाते तो हमें पता है कि कई बच्चा यहाँ अटक जाए, कई बच्चा यहाँ अटक जाएगा, बट मैं अपनी पूरी कोशिश कर देता हूँ कि पहली बार में समझ में आ जाए। ठीक है, कहीं भी आपके कोई डाउट है तो आप दोबारा से इसको रिपीट देख सकते हैं, एक बार इस फॉर्मूले को देख लीजिए। फॉर्मूला समझ में आ गया? आगे आते हैं। एक बार प्रवीण जल्दी से बता दो, क्या ये बात क्लियर है? पूरे का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, कैसे हमने चीजों को निकाला है? ठीक है, चलिए फिर आगे आते हैं। आगे आते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पे आपके सामने क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है Q, उसको लोकेट किया है एक्सिस पर ऑफ ए डिस्क ऑफ रेडियस R एट अ डिस्टेंस B फ्रॉम द प्लेन ऑफ द डिस्क, शो डेट। आपको देखिए क्वेश्चन में कैसे करते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं एक लाइन लिखते हैं। बोले एक पॉइंट चार्ज Q है लोकेटेड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डिस्क, एक डिस्क आपके पास है जिसकी रेडियस R है। देखिए वही सेम क्वेश्चन, इसकी रेडियस क्या है आपके पास? R है, एक डिस्क है, और आपने B डिस्टेंस दूर, ये B डिस्टेंस आपके पास है, यहां पे आपने क्या रखा हुआ है? एक चार्ज रखा हुआ है। यही बोल रहे हैं ना कि यहां पे आपने क्या रखा है? एक चार्ज रखा हुआ है, इसको आप मान लीजिए कि Q है। बोल रहा है शो डेट इफ 1/4 ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द चार्ज पासेस थ्रू द डिस्क। बोल रहा है कि अगर यहां से 1/4 पास हो रही है, यानी कि Q/4 एप्सिलॉन नॉट, इतना अगर फ्लक्स पास हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं इसे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्लक्स आपको दे रखा है कि इतना है, आपको निकालना है कि फिर जो आर हमारे पास होगा वो आपके पास रहेगा √3 टाइम्स ऑफ बी। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? सॉल्यूशन स्टार्ट। तो सॉल्यूशन अगर हम देखें यहां पर, तो हमें पता है कि इसकी वजह से फ्लक्स कितना आता है, इसकी वजह से फ्लक्स आता है Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा फ्लक्स है। इज इक्वल्स टू, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको लिखिए, Q/4 एप्सिलॉन नॉट आपके पास है, इसको इसको कट करिए, एप्सिलॉन नॉट को कट करिए, इसको इसको कट कर दीजिए, 2 आपके पास आएगा। 2 या मैं इधर ही रखता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा देखिए आपके पास कितना रहेगा? कॉस थीटा रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि √B² प्लस R² इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लेके जाइए, 1/2 इज इक्वल्स टू B √B² प्लस R² आएगा। और फिर अगर ये वैल्यू आ गई, अब स्क्वायर कर दो, तो 1/4 इज इक्वल्स टू B² डिवाइडेड बाय B² प्लस R², ये इधर चला जाएगा, B² प्लस R² इज इक्वल्स टू 4B², ये इधर चला जाएगा, R² इज इक्वल्स टू 3B²। तो आपको R की ही वैल्यू निकालनी थी ना, तो R आपके पास कितना आ गया? R आपके पास आ गया √3 टाइम्स ऑफ B। समझ में आया किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं? हो गया? वाह भाई वाह। चलिए, आपको फ्लक्स पता था कि फ्लक्स कितना रहता है, फ्लक्स पास्ट इतना होता है, तो ये हमारे पास यही चीज यूज हो जाएगी। आगे आते हैं, यहीं से आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास है जेई एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 2017 में जिन लोगों ने दिया था उनके लिए है। एक बार प्रवीण इसको देखो और मुझे बताओ कि क्या इसका आंसर रहेगा। यहां पर बोला है कि एक चार्ज हमारे पास है +Q, उस +Q चार्ज को हमने प्लेस कर दिया है आउटसाइड द इमेजिनरी हेमीस्फेयर सरफेस ऑफ रेडियस R एज शोन इन द फिगर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो करेक्ट रहेगी, वो तुम्हें बताना है। हमने एक चार्ज रखा हुआ है +Q चार्ज ऊपर बाहर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमीस्फेयर, आपको बोल रहा है कि इतनी आपके पास यहां पर हो जाएगी। कैसे, क्या अप्रोच रखेंगे जल्दी से बताइए। फिर आपके पास नीचे दे रखा है टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड एंड फ्लैट सरफेस इज Q/ε0। फिर बोल रहा है कि कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस। फिर बोल रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लैट इज एन इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल मैं बताता हूं, इक्विपोटेंशियल का मतलब आपके पास होता है कि इक्वल पोटेंशियल है
इक्वल पोटेंशियल है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वैसे ही उसी का स्केलर कंपोनेंट आपके पास होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास होता है के क्यू बाय आर। ठीक है, नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। अब नेक्स्ट चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, बट ये आपको हैम्पर नहीं करेगा कि आप इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पाए। पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट कंसंट्रेशन यहां पे बना के रखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्व हो जाना चाहिए और होना ही चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। बताइए भाई किस तरीके से। प्रवीण जी हुआ, जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, थोड़ा तो दिमाग लगेगा। एक पॉइंट चार्ज दे रखा है क्यू, उसको हमने प्लेस कर दिया जस्ट आउटसाइड एन इमेजिनरी हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस आर एज शोन इन द फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट रहेगी। अब मैं करवाना स्टार्ट करूं या टाइम दूं कुछ। अरे ये तो बता दो, टाइम दूं या मैं ही कराना स्टार्ट कर दूं। नहीं तो भाई हम कराते हैं इस क्वेश्चन को, टाइम क्यों वेस्ट करना। करें। करें भाई। कराइए। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात कि आपको पता लग रहा है कि ये चार्ज क्यों हमारे पास है। जैसा मैंने कहा कि आपको ये चीज पढ़नी है, इतना विश्वास रखना है कि सर ने चीजें करा दी है उतनी ही, मतलब इसका मतलब समझिए कि उससे बाहर कुछ है नहीं सिलेबस में, उससे बाहर कुछ है नहीं। आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको फिर एग्जाम में खुद से यूज करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन नया हो सकता है ना भाई। ऐसे अगर मेरे पास इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे हजार लाखों क्वेश्चंस हैं, अब सारे क्वेश्चंस तो आपको नहीं करवा सकता है ना। तो मैं ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेता हूं कि जिनको यूज करके आप सारे क्वेश्चंस को कर सकें। तो यहाँ पे आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, आप देख रहे हैं कि ये जो आपसे पूछ रहा है कि कितना कर्व्ड सरफेस से पास होगा हमारे पास, ये फ्लक्स जो है वो कितना कर्व्ड सरफेस से हमारे पास पास हो जाएगा। तो मैं इसको मान के चलूं कि भाई कर्व्ड सरफेस से जो हमारे पास पास हो रहा है वो इससे मतलब जितना भी यहाँ से पास होगा ये इतना ही फ्लक्स हमारे पास क्या इससे भी पास होगा। जो ये डिस्क है, डिस्क जो हमारे पास है, इसको मैं डिस्क भी तो मान सकता हूँ कि यहाँ से निकलेगा हमारे पास, ये डिस्क के पास होगा, तो एक कोन की तरह ही तो रहेगा। तो एक कोन की तरह आपके पास शेप आ गई है भाई, जैसे कोन की शेप रहती है वैसी कोन की शेप हमारे पास यहाँ पर आ गई है। और अगर आप ये कोन की शेप समझ गए हैं तो आप एक चीज और भी समझ गए होंगे कि अगर मैं यहां से ही कोन बनाऊंगा, है ना, यहां से अगर हम कोन बनाएंगे तो ये वाला जो एंगल हमारे पास है, मतलब ये पूरा ऐसे इस तरीके से चल रहा है आपके पास, तो ये वाला एंगल आपके पास कितना आएगा, ये वाला एंगल आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सो नॉर्मली हमारे पास फ्लक्स कितना रहता है, फ्लक्स हमारे पास रहता है भाई क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा आपके पास यहाँ पर कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब 1/√2। यहाँ पे अगर मैं थीटा की बात कर रहा हूँ कि थीटा हमारे पास कितना है, थीटा आपके पास 45 डिग्री, तो आप ये वैल्यू रखेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, ये करेक्ट बोल रहा है कि भाई ये आना चाहिए था हमारे पास। प्लस चार्ज है यानी कि नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज हमारे पास हो जाएगा, तभी तो मतलब हमारे पास ऊपर ही पॉजिटिव तो नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाएगा, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास ऐसे रहेगी। नीचे की तरफ अगर हम बात करें, बोल रहा है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड एंड द फ्लैट सरफेस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज हमारा जो रखा है वो बाहर रखा है, चार्ज जो है इज आउटसाइड। तो चार्ज अगर बाहर है तो ये तो नहीं होगा, तो यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो बी वाली तो गलत है हमारे पास, ए वाली जो है वो सही है। फिर देखिए बोल रहा है कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस। जो आपके पास कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल टू दी फ्लैट सरफेस, तो ये जो आपके पास फ्लैट सरफेस रहेगा इसके जो कंपोनेंट्स हमारे पास आएंगे, ठीक है, वो बोल रहा है कि हमारे पास वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट नहीं है,
बिकॉज इन सब की वैल्यूज देखिए, आप हमेशा अलग एंगल बनाएगा जब भी वो नीचे इस डिस्क पर आएगा, तो एक अलग एंगल बनाएगा। आप यहां पर देख भी पा रहे हैं कि जब भी ये जो प्लेन सरफेस है इस पे हिट करेगा तो आपके पास अलग अलग एंगल बनाएगा। जैसे यहाँ पर चला गया 90 डिग्री पर, और फिर ऐसे हमारे पास अलग अलग एंगल्स पर आ रहा है। तो ये वाला जो सी स्टेटमेंट है ये भी हमारे पास क्या है, ये सी स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत है। नीचे आते हैं, बोल रहा है कि सरकमफ्रेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस, जो आपके पास सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस होती है बिल्कुल कोने वाली, पाथ, कॉर्नर्स, जो आपके पास सर्कल है, ठीक है, ये जो आपके पास डॉटेड डॉटेड दिखा रखे हैं इसकी बात कर रहा है, ये सरकमफ्रेंस है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास होता है के क्यू बाय आर। भाई चार्ज तो कांस्टेंट है, और आर मेरे पास सरकमफ्रेंस के लिए क्या आर सेम नहीं रहेगा, डिस्टेंस, उस चार्ज से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। क्या ये डिस्टेंस हमारे पास चार्ज से, जैसे मैं यहां से आ रहा हूं, इस सरकमफ्रेंस पे ही अगर मैं आऊं, मतलब आप ये मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कल है, ऊपर की तरफ एक सर्कल है, आप कहीं यहां पे खड़े हुए हैं, और आप खड़े होने के बाद एक पॉइंट को देख रहे हैं ऊपर, फिर अगले पॉइंट को देख रहे हैं, फिर अगले पॉइंट को देख रहे हैं, ऐसे करके आपने पूरा सर्कल देख रहे हैं, बट हमेशा क्या रहेगा, डिस्टेंस बराबर होगा। तो डिस्टेंस अगर बराबर होगा तो मैं कैलकुलेशन अगर करूंगा तो मेरे पास सेम आएगी। इक्वी पोटेंशियल हमारे पास होगा, इक्वी पोटेंशियल बेटा नेक्स्ट चैप्टर में, बट ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि इक्वी पोटेंशियल कहने का मतलब क्या है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वाले में लेके चले तो वहां तो नेक्स्ट वाले का कॉन्सेप्ट फिर मैं बताऊंगा, तो फिर आप कहेंगे कि सर ये वाला भूल गए थे, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट तो यही वाला था कि कैसे हम चार्ज को निकाल रहे हैं कि क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 - 1/√2, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। चलिए अब आगे देखते हैं, ये बात समझ में अगर आ गई 2017 का क्वेश्चन, तो एक हमारे पास बहुत ही रिसेंटली का क्वेश्चन 2022 का। ये तो वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी तो इंजीनियरिंग भी पूरी नहीं करी होगी, 2022 में ही, मतलब अभी ही सिलेक्ट हुए हैं, है ना। उसमें एक हमारा स्टूडेंट भी है जंस्कार हॉस्टल में, यहाँ पे आईआईटी दिल्ली में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो इवन नहीं, आप ये 2022 में चले गए ना, तो 22 से 26, तो आपको मतलब इवन ये 4th ईयर में होंगे जब आप एडमिशन लेंगे, आपको 25 में लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है इस क्वेश्चन में, देखिए एडवांस का क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए और मुझे बताइए कि वैल्यू ऑफ एन क्या रहेगी। मैं आपको 1 मिनट देता हूं इस वैल्यू ऑफ एन को निकालने के लिए। बहुत ही मुश्किल टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है। देखते हैं आप ये टफ क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। हिल जाओगे बिल्कुल यार, इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया जेईई एडवांस 2022 में, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th का। बच्चा इतना मोटिवेटेड रहता है कि यार बोर्ड का पेपर भी देना है, जेईई भी देना है, तो ऐसा पढ़ेंगे ऐसा पढ़ेंगे, किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा। वो बच्चा सोच के जा रहा है ना। जल्दी बताइए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, क्या अप्रोच आपकी रहेगी इस क्वेश्चन के लिए। प्रवीण कुमार, क्या अप्रोच रहेगी तुम्हारी। एक मिनट आपके पास है, उसके बाद फिर मैं करूंगा। जल्दी बताइए, नहीं आ रहा, क्या हैंड्स अप कर दिए। कैसे सोचेंगे, पहली अप्रोच क्या आती है, देखिए पहली अप्रोच आपकी 30 सेकंड के अंदर आ जानी चाहिए क्वेश्चन को देख के। अगर नहीं आ रही है तो या तो आप इस क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, या तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या तो आपने तैयारी सही से नहीं करी, आपको लग रहा है क्वेश्चन नया है। क्वेश्चन आपको नया नहीं लगना चाहिए एग्जाम में, आपको तुरंत ही अप्रोच पता लगनी चाहिए कि सर ये इसकी अप्रोच होनी होनी चाहिए। क्वेश्चन आप कोशिश करेंगे तो फिर हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं हो रहा, एक दो बार स्टार्टिंग में अगर गलती कैलकुलेशन की हो रही है तो कोई बात नहीं, दिक्कत उसकी रहती नहीं है, क्योंकि आपने वेल प्रिपेयर्ड अगर रहेंगे तो कैलकुलेशन तो हो जाएगी बाद में भी। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक चार्ज क्यू है इज सराउंडेड बाय क्लोज्ड फिगर, तो चार्ज क्यू को तो ढूंढो, फिगर में चार्ज क्यू है कहां। तो चार्ज क्यू आपका दे रखा है यहां पे, ये है चार्ज क्यू,
ठीक है, और इसके अराउंड क्या दे रखा है, एक इन्वर्टेड कोन दे रखा है, ऐसे नीचे से एक कोन चिपका दिया है आपको, हाइट h है कोन की, और ऊपर से एक आपको हेमीस्फेयर लटका दिया है जिसकी रेडियस आपके पास r है। ठीक है, तो ये चीज आपको दे रखी है। और पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी कॉनिकल सरफेस, ये जो कोन वाला सरफेस है इसके थ्रू बता रहा है कि इतना फ्लक्स आपके पास आ रहा है, तो इसकी वैल्यू बता दो कि n की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है जी। अब मैं इस क्वेश्चन को पिक्चर नहीं पिक्सल्स अगर देखूं, जैसे मैंने आपको बोला है कि हम तो एक ही कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि आपको कभी भी पिक्चर नहीं देखनी, आपको क्या देखने हैं जी, आपको तो पिक्सल्स देखने हैं। तो अगर आप पिक्सल्स को देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर देंगे। मैं इस क्वेश्चन में अगर ये देखूं कि मेरे पास ऊपर है एक हेमिस्फेयर और नीचे मेरे पास कौन है, भाई कौन की मुझे रिक्वायरमेंट है, कौन का ही तो निकालना है, बाकी किसी का नहीं निकालना। ये पूरे का पूरा हेमिस्फेयर और कोन का सरफेस, क्या ये एक क्लोज्ड फिगर बना रहा है? याद करो वो सिंपल सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था कि एक चार्ज दे देगा, उसके नीचे स्क्वायर दे देगा, पूछेगा बताइए फ्लक्स कितना है। तो आप फिर फ्लक्स कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे जी फ्लक्स हमारे पास है, पहले उसको एनक्लोज करेंगे और फिर बोलेंगे कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास ये पूरे का पूरा क्या बना रहा है, एक क्लोज्ड सरफेस बना रहा है। अगर ये क्लोज सरफेस है तो टोटल फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई। टोटल की अगर मैं बात करूं पाई टी की, पाई नेट की बात कर लेते हैं, तो एन लिखूंगा तो फिर आप कहेंगे कि सर ये एन क्या है। तो फाई टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल फ्लक्स क्या रहेगा हमारे पास, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हाँ थ्री थ्री इसका आंसर सही है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। अब हेमीस्फेयर को ही अगर मैं देखूं, सिर्फ हेमीस्फेयर को, तो हेमीस्फेयर को ही अगर मैंने देखा तो हेमीस्फेयर अगर मेरे पास है और यहां पे अगर चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो अब आप बताइए इसके अंदर क्यू इन कितना जाएगा, क्यू इन क्या क्यू बाई टू नहीं जाएगा? और क्यू इन अगर क्यू बाई टू जाएगा तो इसका मतलब कि इसका पाई हेमीस्फेयर का, तो हमारे पास हेमीस्फेयर का कितना रहेगा, ये हमारे पास रहेगा भाई क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो इस कोन का क्या हो जाएगा, इस कोन की अगर हम बात करें कि कोन में कितना हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा, फिर कोन के फ्लक्स को मैं कह सकता हूं कि फाई कोन इज इक्वल्स टू फाई टोटल में से फाई हेमिस्फेयर अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे आ जाएगा। तो भाई ये फुल प्लेट है, ये वाली फुल प्लेट है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरे पास हाफ प्लेट है, 1/2 से तो मल्टीप्लाई हो रही है, तो फुल प्लेट में से हाफ प्लेट घटाऊंगा तो हाफ प्लेट आ जाएगी। तो फुल प्लेट में से हाफ प्लेट अगर घटाई हमने तो हाफ प्लेट हमारे पास आ गई, तो क्यू कौन कितना आ गया, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आ गया। भाई ये हमारे पास आंसर होना चाहिए था। आंसर देखिए कैसा दे रखा है आपको, ऐसा जेई मेन में भी दिखेगा और जेई एडवांस में भी, देखिए 2000 इसमें दे रखा है। तो इसमें हमारे पास जेई मेन और जेई एडवांस में देखिए किस तरीके से क्वेश्चन, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है जी क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये जो एन की वैल्यू है ये निकालनी है, तो ये आपके पास एन है, एन क्यू डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को आपने आमने सामने लिखा, ये कट हो गए, आपके पास ये आया 3, तो एन की वैल्यू यहां पर आ गई आपके पास 3, तो आपको यहां पर आंसर जो आएगा आपके पास ये है 3। ऐसा क्वेश्चन आपको जेई मेंस में मिलेगा कि आप आंसर निकाल लेंगे बट दिल में डाउट रहेगा कि यार ये आंसर लिखूं कि नहीं लिखूं, है ना, क्योंकि आपको फिर वो एन से इक्वल करना पड़ेगा। तो जो लोग ट्रिक याद करके जाते हैं या फिर वैसे याद करके जाते हैं, उनसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और फिर वो कहते हैं सर सिली मिस्टेक हो गई। सिली मिस्टेक नहीं है, दिस इज ब्लंडर मिस्टेक। आपको दोबारा मौका लेना पड़ेगा फिर इस सिली मिस्टेक को सही करने के लिए, ठीक है। और लाइफ और एग्जाम आपको दोबारा मौका नहीं देते हैं। यही एग्जाम में आप सोचिए कि पहली बार जो आप काम कर देंगे वो अगली बार में उतने ही स्ट्रेस के साथ आपको काम करना पड़ेगा। और ये जो जर्नी रहती है, जितनी जल्दी आप इस जर्नी से निकल के कॉलेज वाली में चले जाएं ये बेटर है। तो पहले ही अटेम्प्ट में अपना बेस्ट शॉट दो, ठीक है। सर इस आंसर पे मुझे डाउट हो रहा था इसलिए नहीं बताया, अरे बताया करो। अभी आप सीख रहे हैं तो शर्माना नहीं है। टीचर, डॉक्टर और एडवोकेट से बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए, शादी से पहले, शादी के बाद आपका जो पार्टनर है उससे भी, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करेंगे, ये हमारे पास हो गया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक हमारे पास स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इवन ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि
जब फैकल्टी के रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं ना, तो उसमें ऐसे ही पूछ लेते हैं, जो टीचर सामने बैठता है, तो रिक्रूटमेंट टेस्ट में क्या रहता है कि सामने जैसे कि हम इंटरव्यू लेते हैं, कोई फैकल्टी नई फैकल्टी आती है तो उनसे भी पूछ लेते हैं कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है Q1, एक आपको नेगेटिव चार्ज दे रखा है -Q2। ए पर रखा है पॉजिटिव चार्ज, बी पर रखा है नेगेटिव चार्ज। आपको पता है लाइन ऑफ फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे एंड हो जाती है, ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास आ रही होगी। आपको बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए से हमारे पास अल्फा एंगल पर निकलती है और बी पर वो बीटा एंगल पर जाती है, आपको ये बीटा एंगल ही फाइंड करना है कि बीटा एंगल आपके पास कितना होगा। क्या अप्रोच यहां पे रखेंगे, थोड़ा सा सोचिए क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं कहूंगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन और जो हैं आपके डीपीपीएस के होते हैं, दूसरी स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं उनके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। इवन जो टेस्ट सीरीज थोड़ी सी हार्ड बनाने लग जाते हैं हम, जब पेपर बहुत पास आता है तो भी उन इसी 2-3 क्वेश्चन को घुमा फिरा के हम पूछ लेते हैं। ठीक है, तो कैसे आप यहां पर काम करेंगे, जल्दी से सोचिए कैसे सोच सकते हैं। अप्रोच के लिए 30 सेकेंड्स आपको देता हूं, 30 सेकेंड्स ही सोचना है। उसके बाद तो अगर नहीं अप्रोच आ रही तो फिर कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद अगली बार वो आपको अप्रोच आएगी। ठीक है, और अगर आपको अप्रोच पता लग गई है कि सर ये इसकी अप्रोच हो सकती है, क्वेश्चन करते वक्त चाहे आप डर रहे हो कि ऐसा करें कि नहीं करें, बट अप्रोच बताओ कि सर ये इसकी अप्रोच हो सकती है। क्योंकि फर्स्ट स्टेप होता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आते ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आने लग जाए। क्योंकि इंजीनियर्स तो वही है ना जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालने लग जाए और फ्यूचर एक्सपेक्ट करे कि यार ऐसा बाद में कहीं फ्यूचर में ऐसा होगा, तो उसको भी बना देते हैं। हमेशा नहीं कि आपको प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है, आपको पहले से सोच के चलना है कि ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है तो इनका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, वो भी सोचते हुए चलना है। ठीक है, तो क्या रहेगा, कैसे यहां पर अप्रोच करें, देखिए करवाएं इसे, करवाएं क्या, या एक बार खुद इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, खुद पहले कोशिश करोगे। ट्रायंगल बना के, बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज, कि ट्रायंगल नहीं, हमें यह समझना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखना, अगर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे मैंने माना कि मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से इस नेगेटिव चार्ज की तरफ जो फील्ड लाइन जा रही होगी, बस मुझे उसी से मतलब है ना, मुझे बाकी किसी से मतलब नहीं है। और अगर हमें बोल दिया है कि एक एंगल हमारे पास अल्फा से कोई चीज जा रही है, तो अगर हमें बोल दिया कि एक एंगल अल्फा से हमारे पास चीज जा रही है, तो ऐसा अल्फा मैं भाई हर जगह बना सकता हूं, भाई नीचे से भी अल्फा बन जाएगा, और ऐसा मैं मान सकता हूं कि एक कोन ही बन जाएगा हमारे पास। या अल्फा का कोन ही नहीं बन जाएगा हमारे पास अल्फा एंगल का, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर ये बीटा पर, मतलब अगर नेगेटिव वाले पर बीटा से हमारे पास यहां पे कोई चीज जा रही है, यहां से भी हमारे पास बीटा से कोई चीज जा रही है, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये भी कोन बन जाएगा हमारे पास, राइट। तो इसका इसका फ्लक्स अगर आप बताएंगे कि यहां से जो फ्लक्स निकल रहा है, इस पॉजिटिव वाले का अगर मैं फ्लक्स बताऊं कि पॉजिटिव वाले की वजह से जो फ्लक्स निकल रहा है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा Q, अगर Q चार्ज ही हमारे पास है, Q1 चार्ज है, तो Q1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। और यहीं पर अगर मैं बात करूं फाई नेगेटिव वाले का, क्या होगा हमारे पास, इसका होगा Q2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस बीटा। अब जितना फ्लक्स यहां से निकल रहा है उतना फ्लक्स पहुंच भी जाना चाहिए, भाई जितना फ्लक्स यहां से निकला है उतना फ्लक्स पहुंच भी जाना चाहिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 5 प्लस 5 माइनस के बराबर होगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं सिंस फ्लक्स हमारे पास दोनों के सेम होने चाहिए, तो हम एक चीज और लिख सकते हैं कि Q1 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इन दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूं, ये 1 और 2। ठीक है, तो अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट तो कट जाएगा, Q1 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू Q2 1 माइनस कॉस बीटा। ठीक है, अब एक चीज का हम और यूज करेंगे, देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं cos 2 थीटा की अगर बात करूं,
तो इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और इसको अगर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा को, इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा हमारे पास होता है। इस वाले फॉर्मूले को हमें यहां पर यूज करना है। तो अगर मैं इसमें यूज करूं तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं Q1। अब देखिए 1 माइनस कॉस अल्फा मेरे पास है, मैं लेके चल रहा हूं कि अगर ये ट्वाइस रहता है एंगल, तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन को क्या लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं साइन को कि मेरे पास साइन होगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये बताइए क्या ये बात समझ में आई? ये कैसे मैं एंगल्स को चेंज कर रहा हूं, क्या ये एंगल समझ में आया? ठीक है। और अगर ये एंगल समझ में आ गया तो दूसरे वाला तो आपको फिर तो दूसरे वाला भी समझ में आ जाएगा कि Q2 को मैंने लिया है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब ये अगर आपके पास हो गया, इसको इसको कट कर दो भाई, 2 और 2 तो कट हो गया आपके पास। ठीक है, 2 और 2 अगर कट हो गया, अब आपको बीटा की बेसिकली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ध्यान रखना कि किसकी वैल्यू निकालनी है, बीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। तो तो हमारे पास बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, Q1 बाई Q2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। ये आएगा प्रवीण? ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें बीटा बाय मतलब बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बीटा की अगर वैल्यू निकालनी तो सबसे पहले तो मैं अंडर रूट ले लूंगा, तो अंडर रूट अगर लूंगा तो मेरे पास आएगा Q1 बाई Q2। इसको अगर लूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2, और ये मेरे पास रहेगा साइन बीटा बाई 2, है ना। ठीक है, और इसका फिर मुझे साइन इनवर्स लेना पड़ेगा अगर एंगल निकालना है, तो इसका साइन इनवर्स ले लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 साइन इनवर्स अंडर रूट Q1 बाई Q2 साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास बीटा के बराबर आ जाएगा। ब्रैकेट भी लिखा सकते हो आप यहाँ पे लगाना चाहो तो। क्वेश्चन समझ में आया? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो रही है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो रही है कि भाई किस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं, जो हमने एक चीज पढ़ी कि उस अप्रोच को, एक सिंगल अप्रोच को हम किस तरीके से अलग अलग जगह पे लगा पा रहे हैं। असली मजा तो इसी चीज का है कि हमने जो एक सटल सी चीज पढ़ी है कि एक अगर चार्ज है, उस चार्ज को हम कैसे यूज कर पा रहे हैं, असली खेल इसी चीज का है। ठीक है, बाकी तो ये सब चीजें समझ में आ ही जाएगी, कैसे हम इसको हैंडल करते हैं। एंगल अगर हमने निकाला तो फिर हमारे पास फ्लक्स कैसे आएगी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अब कुछ सिंपल से इजी से एक दो क्वेश्चन पूछता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, जेई मेंस लेवल के अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये अभी एडवांस लेवल के थे, अभी जेई मेंस का एक क्वेश्चन पूछता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक रिंग है और एक रिंग को हमने चार्ज दे दिया है, इस रिंग को हमने चार्ज दे रखा है Q। ठीक है, रिंग की रेडियस हमारे पास है R, और इस पर पूरे का पूरा चार्ज आपने दे दिया है Q। पॉजिटिव चार्ज है, बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव मान के चलेंगे। आपका गॉसियन सरफेस, अगर आपने क्या किया, इसमें जो गॉसियन सरफेस आपके पास है, आपने एक गॉसियन सरफेस बनाया हाइपोथेटिकली,
सेम रेडियस का है, ये आपको सेम रेडियस दिखेगी नहीं क्योंकि डायग्राम दोबारा से सेम रेडियस का बना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट सेम रेडियस का आपके पास ये है और सेंटर इसका यही होगा। रेडियस इसकी यहां से लेकर यहां तक की आर है और ये भी आर है। ये आपका गॉसियन सरफेस है। आपको नेट फ्लक्स निकालना है थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस। जो आपको गॉसियन सरफेस दे रखा है, इसके थ्रू आपको नेट फ्लक्स निकालना है कि जी नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा। ठीक है, निकालिए, बताइए। जेई मेंस लेवल का है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छे लेवल का है। ऐसा भी नहीं है कि जेई मेंस का बोले तो आप कहेंगे जेई मेंस अब तो एडवांस के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं सर, जेई मेंस के कैसे करेंगे। मतलब जेई मेंस के तो हम वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, जल्दी बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। मुझे आपकी चैट्स मैं इधर भी ऑन कर लेता हूँ। जल्दी आंसर बताइए इसका क्या रहेगा। अरे होगा। क्वेश्चन हो पाएगा। कर रहे हो, ठीक है। इतना मतलब बड़ा तो नहीं है क्वेश्चन, बट फिर भी चलिए। क्या अप्रोच क्या रख रहे हो, पहले तो ये बताओ अप्रोच क्या है तुम्हारी। अप्रोच क्योंकि पता रहेगी तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर अप्रोच नहीं पता रहेगी तो फिर क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आती रहेगी। अप्रोच क्या यूज कर रहे हो। बिल्कुल करेक्ट। अप्रोच सही पकड़ लिया। अप्रोच सही पकड़ लिया कि क्या हमारे पास अप्रोच है। बाकी अप्रोच बिल्कुल सही पकड़ लिया तुमने। तुमने देखा कि सर इसमें सबसे पहले क्या काम करेंगे कि हमारे पास इसको जोड़ देंगे। तो यहां से अगर मैं इसके एंड पॉइंट पर जोड़ता हूं तो ये मेरे पास क्या रहेगा, ये मेरे पास आर रहेगी।
यहां से भी अगर मैं जोड़ता हूं तो ये भी मेरे पास क्या रहेगा, ये भी आर रहेगी, ठीक है। और ये भी इसका सेंटर था। अब ध्यान से देखो, देखो तरीका रहता है देखने का। ये इसका सेंटर था, इसको मैं O2 मान लेता हूं भाई, ये इसका सेंटर था, ये O1 है। यहां से यहां तक भी आर डिस्टेंस आपके पास है, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से जोड़ता हूं तो ये भी कितना है, ये भी आर है। आप अब देखना स्टार्ट करिए तो आपको चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी चीजें। ये जो एंगल आपके पास है यहां से, ये भी आर है और ये भी आर है। क्या आपको कुछ चीजें दिख रही हैं? तो अल्टीमेटली ये वाला एंगल मेरे पास कितना होगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा भाई, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना। और ये भी एंगल कितना होगा, ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा। पूरी चीजें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें बस देखना है कि कितने डिग्री का एंगल है। 120 डिग्री का एंगल आया। अगर एंगल 360 डिग्री होता, अगर पूरा 360 डिग्री एंगल कवर हो जाता, तो क्या मेरे पास चार्ज क्यू आता? अगर एंगल 1 डिग्री होता, तो क्या चार्ज मेरे पास जो अंदर चार्ज है, क्या वो Q/360 डिग्री होता? इसी को मैं कहता कि यही अंदर चार्ज आया 1 डिग्री पे। और अगर चार्ज हमारे पास 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री में मैं कह सकता हूं कि जी 120 डिवाइड बाय 360 इंटू क्यू हमारे पास ये है। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं कि 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। तो मेरे पास क्यू इन की वैल्यू आ गई कि क्यू इन की वैल्यू है यहाँ पे Q/3, ठीक है। और Q/3 अगर हमारे पास आ गई तो गॉसियन सरफेस के थ्रू ही तो हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स हमारे पास इस गॉसियन सरफेस के थ्रू क्या होगा, क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिंपल सा। और क्यू इन हमारे पास क्या है, क्यू इन हमारे पास है Q/3, तो ये हमारे पास हो जाएगा Q/3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसमें अगर मैं रेडियस को ट्वाइस करूं, थ्राइस करूं, क्या मेरे पास फ्लक्स पे फर्क पड़ेगा? इस गॉसियन सरफेस का अगर मैं जो रेडियस है इसको बढ़ाऊं, सेंटर को वही रखते हुए, तो फ्लक्स बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। पवन कुमार, बढ़ेगी ना। अगर मैं अब इसमें अगर बढ़ाऊंगा, कई बार क्या होता है हम अपने माइंड में ये लगा लेते हैं कि गॉसियन सरफेस में आप कितनी ही रेडियस बढ़ा दो तो फ्लक्स नहीं बढ़ती है, बट ऐसा नहीं है। हम यहां पे देखेंगे, अगर हम रेडियस बढ़ाएंगे इसकी तो हमारे, अरे बढ़ेगी यार। अगर हम ये रेडियस बढ़ाएंगे तो ये चार्ज अंदर की तरफ ज्यादा आना स्टार्ट नहीं हो जाएगा? क्योंकि गॉसियन सरफेस ही हमने ऐसा ले रखा है कि अगर मैं इसकी रेडियस बढ़ाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, चार्ज ज्यादा अंदर आएगा। और चार्ज ज्यादा अंदर आएगा तो क्या होगा, अरे चार्ज ज्यादा अंदर आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगी हमारे पास उस गॉसियन सरफेस के थ्रू, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है कि आपके पास फ्लक्स बढ़ेगी कि घटेगी। क्या बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और करिए। एक क्वेश्चन और, अगर मैं ये मानता हूं कि मेरे पास वही जो कल वाला हम काम कर रहे थे वैसा ही कुछ काम हम आज भी करेंगे। मैंने मान लिया कि हमारे पास एक क्यूब है, मैंने माना कि हमारे पास एक क्यूब है। इस क्यूब की सारी साइडें हमारे पास ए है। अंदर एक चार्ज रखा है क्यू, ठीक है। तो कल मैंने आपको बोला था हमारे पास पहली चीज, फर्स्ट चीज, नेट फ्लक्स कितना होगा। नेट फ्लक्स बताइए। चार्ज आपने अंदर रखा हुआ है क्यू, तो आपके पास नेट फ्लक्स, कल ही हमने कहा था कि गॉस लॉ के हिसाब से क्या होगा जी, हमारे पास फ्लक्स हो जाएगा Q/ε0, ठीक है फाइन। अगर मैं बोलूं कि नहीं, अब हमें क्या निकालना है, ये नहीं निकालना, अब मुझे निकालना है कि फाई फ्लक्स निकालना है, बट एक फेस का, कि एक फेस से कितना फ्लक्स जा रहा है। भाई यहाँ पे अलग अलग फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है। तो टोटल कितना हमारे पास फेसेस हैं? हमारे पास ये बिल्कुल सेंटर पे अगर रखा है तो हमारे पास कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। अगर 6 फेसेस हैं, मैं सिमेट्री से कह सकता हूं कि 6 के 6 फेसेस में बंटवारा बराबर का होगा। कोई ज्यादा प्रिय नहीं है तो कोई ज्यादा प्रिय नहीं, तो कोई ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लेके नहीं जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बराबर बराबर फेस में डिवाइड होगा। टोटल फेस होते हैं 1/6, तो मैंने 1/6 लिखा। और इधर मेरे पास जो टोटल रहता है Q/ε0 वो मैंने लिख दिया। क्या ये बात भी समझ में आई? ठीक है, बिल्कुल सही है। अब पहला केस, ये तो केस 1 हमारे पास था, केस 1।
अगर यहीं से हमारे पास कुछ ऐसा होता, हमने चार्ज अब की बार यहां रखा होता, ठीक है, और इस वर्टेक्स को, ध्यान से सुनना, अब ये केस टू मैंने यहां पे लिया है, केस टू, चार्ज यहां पे रखा होता, तो अब पहली चीज आप सिंपल चीज तो बता दीजिए, चलिए पहले पहले सिंपल चीज पूछते हैं केस टू की। इसी में फर्स्ट वाले में आपसे फाई नेट पूछता कि फाई नेट बताइए, तो फाई नेट कितना होता आपके पास, नेट बताइए जी, नेट कितना आता आपके पास। क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही है, हमारे पास आता क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो चार्ज हमारे पास है, अब ध्यान से सुनना, अब ये जो चार्ज हमारे पास है, इस चार्ज, इस वर्टेक्स को कितनी साइड्स टच कर रही है, इस वर्टेक्स को कितनी साइड टच कर रही है क्यूब की, ये मुझे बता दो। सेकंड हमारे पास है फाइव, साइड टच द वर्टेक्स वेयर चार्ज इज प्लेस। कितनी साइड है पहले तो ये बताओ, तीन साइड, बिल्कुल सही। हमारे पास अगर ये एक क्यूब है, इसमें तीन साइड्स है, मैं इसको थोड़ा सा बिगाड़, मतलब अगर मैं कुछ अपनी कलाकारी दिखाऊं, मैंने थर्ड क्लास तक ड्राइंग सीखी है, उसके बाद मैं ड्राइंग करता था, मेरे जो मित्र थे वो थोड़े से हरामी टाइप के थे, वो बोले कि यार लड़कियां हमारे पास करती है पेंटिंग वेंटिंग, तू क्यों करता है। मैं बड़ी अच्छी करता था, मैंने 50-60 सर्टिफिकेट जीते हुए हैं, ठीक है, पेंटिंग में। तो उसके बाद अब थर्ड क्लास के बच्चे की ड्राइंग कैसी होगी, थर्ड क्लास ही होगी, है ना। तो मैं अगर इसको बिगाड़ने की कोशिश करूंगा तो ज्यादा बिगड़ जाएगी, बट फिर भी आप समझ लीजिए अगर तीन किसी को नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारे पास यहां से आएगा इस तरीके से, एक सरफेस तो ये है, ऊपर की तरफ है, ये ऊपर वाला सरफेस, ठीक है। एक सरफेस हमारे पास ये वाला है, ठीक है, और एक सरफेस इस साइड वाला है, मतलब ये वाला सरफेस, ये पूरा इस साइड वाला, तो ये हिस्सा पूरा मतलब एक तरीके से आपके पास बंद हो गया है, ठीक है। अब आप बताइए कि इसके थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा, मतलब ये जो हमारे पास है इनके थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा, ये जो साइड्स मैंने आपको पेंट करी है इनके थ्रू कितना फ्लक्स रहेगा, ये आपको बताना है, बता दो कितना रहेगा। बताइए। नो आइडिया, जीरो, जीरो क्यों होगा। जीरो नहीं होगा, क्या हमारे पास इक्वल फ्लक्स रहेगा इसमें, ये जो तीन फेस हैं इसमें क्या इक्वल इक्वल फ्लक्स मेरे पास जाएगा, और इक्वल इक्वल अगर फ्लक्स जाएगा हमारे पास तो तीन हिस्सों में डिवाइड होगा फ्लक्स, ठीक है, भाई तीन हिस्सों में डिवाइड होगा फ्लक्स हमारे पास। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास जो फ्लक्स आएगा, इस पे सोचना आप,
ये जो फ्लक्स हमारे पास आता है ये आता है Q बाय 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 1/3, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 1/24 एप्सिलॉन नॉट आएगा। इस पर थोड़ा सा सोचना कि ये कैसे आया हमारे पास, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा सोचना, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये आया कैसे, ठीक। अब हमारा ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला चैप्टर है ये खत्म हो चुका है। आपके मैंने डीएसए जो है अभी जो रिसेंटली डीएसए आपको मिलेंगे 6, 7, 8 जो मिलेंगे, उसका लेवल मैंने थोड़ा सा हाई रखा है, क्योंकि हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको लग रहा होगा चैप्टर काफी इजी इजी हो गया, तो उसका लेवल काफी हाई रखा है। तो उसको सॉल्व कर लेना, बिकॉज कल है डाउट क्लियरिंग सेशन। अपने जितने भी डीएसए अभी तक मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं, तो सॉल्व कर लो अपने डीएसए। आपको पैकेज, आपने कल लिखा था कि पैकेज नहीं मिला है, मैंने टीम से पूछा तो वो अभी मिल जाएगा, क्योंकि अभी कुछ उसमें चल रहा है, आपके घर पे पहुंच जाएगा वो पैकेज, ठीक है, ऐसा सुनने में आया। तो आपको जब तक पैकेज नहीं मिल रहा है आप डीएसए सॉल्व कर लीजिए, आपका पैकेज आ जाएगा। तो सॉल्व करिए डीएसए, और कल है हमारे पास डाउट क्लास, तो टुमारोज डाउट क्लास में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कल आना मत भूलना। कल डाउट क्लास नहीं रहेगी तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, क्यों, अगर कोई डाउट नहीं है आपका तो कल हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ये भी है। तो आना जरूर है, मस्ट है। अगर आपको कोई डाउट भी नहीं है तो आप आ जाना, हम प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चंस हैं हमारे पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो काम कर लेंगे, ठीक है। बस आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। बाय बाय।